फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की ये जो हमारी क्लास है ये रहने वाली है एचटेट पीआरटी स्टूडेंट्स के लिए। इसके साथ साथ मान लो आप आगे आने वाले सीटेट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्लास आपकी यूजफुल रहेगी। बट इस क्लास में मैंने सारे एचटेट के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे आपके इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। आप देख सकते हैं 39 पेजेस की ये पीडीएफ है और ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये मानकर चलें कि अगर आप ये क्लास नहीं देखेंगे तो आपका बहुत सारा जो मतलब इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो इसमें आपके जो हैं वो रह जाएंगे। तो आप ये क्लास जरूर देखिएगा और आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। लास्ट तक इस क्लास को देखेंगे तो आपके यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हैं बाद में उनके कंसेप्ट भी लिखे हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। और ये सारे PYQ हैं तो आपको पता है प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप उनके कंसेप्ट पढ़ लेते हैं तो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। और एक बात और मैं बता देती हूँ, ये PDF मैंने EVS जिनको भी EVS के नोट्स दिए थे, जिन्होंने EVS के नोट्स परचेज किए थे उन्हें ये वाली PDF नहीं भेजी थी। तो व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर देना, जिसने भी ये नोट्स लिए हैं उनको मैं वापस से सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आज स्टार्ट कर देते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं, एक आपको ये पिरामिड का क्वेश्चन, यहाँ पर पिरामिड के चैप्टर भी मैंने इंक्लूड किया, जैसे एनर्जी का पिरामिड क्या है, ठीक है, किसका पिरामिड सीधा होता है, किसका पिरामिड उल्टा है, ये वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जैविक अजैविक वाले, ये सारे मैंने ऐड किए हैं। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है, ठीक है। जैविक होता है मतलब बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। ये मैंने ना आपको 3 या 4 क्लासेस कराई थी EVS की जो पुराने सिलेबस पर बेस्ड थी। तो आप वो वाला सिलेबस भी देख लेना, वो क्लासेस भी देख लेना, वहां पर मैंने आपको ये सारा बता रखा है। तो यहाँ पर बायोटिक की बात कर लेते हैं। बायोटिक में जैसे आपके प्लांट्स आते हैं, एयर आती है, परजीवी आते हैं, जानवर, ह्यूमन बींग्स, ये सब हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। सॉरी, एयर इसमें नहीं आएगी, एयर एबायोटिक में है। तो जैविक की बात करेंगे, जैविक में प्लांट्स हैं, परजीवी हैं, मानव हैं, व्यक्ति हैं, जानवर हैं, जितने भी आपके जैसे लिविंग थिंग्स हैं जो सांस ले सकते हैं वो सब किस में है, बायोटिक कंपोनेंट में है। अगर हम एबायोटिक की बात करते हैं तो एबायोटिक में जैसे आपके रेन है, सॉइल है, खनिज है, ऊर्जा है, गैस है, ये सब किस में आएंगे, आपके एबायोटिक में आएंगे। जैसे एयर है, ये भी किस में इंक्लूड होती है, एबायोटिक में इंक्लूड होती है। तो निम्न में से कौन सा इकोसिस्टम का एक जैविक घटक नहीं है, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पर बायोटिक नहीं है तो इसका मतलब कैसा होगा, वो एबायोटिक होगा। तो एबायोटिक का एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर वायु है, पौधे हैं, जीवाणु है और जानवर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एयर हो जाएगा, क्योंकि एयर कैसा कंपोनेंट है, हमारा अजैविक कंपोनेंट है, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट है। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पर कोई भी अब बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो अब आप उसे आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो है वो PYQ में पूछे गए हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीटेट में भी आए हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, पिरामिड हमेशा, यहाँ पर ना आपको ये एक एक्सेप्शन होता है पिरामिड का, बाकी जितने भी पिरामिड होंगे, जैसे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए थे उसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, बस ये लिखा है पिरामिड हमेशा, ऊर्जा का जो पिरामिड है वो कहाँ होता है, हमेशा ऊपर होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे ऊपरी पिरामिड किसका होगा, तो आपको क्या टिक करना है, एनर्जी का जो पिरामिड है, यानी कि ऊर्जा का जो पिरामिड है वो कहाँ होगा, हमेशा ऊपर होगा। हर लेवल पर, अब ये जितने भी लेवल पर जाता जाएगा 10% एनर्जी जो है वो रिलीज होती जाएगी। तो पिरामिड हमेशा किसका सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड जो है वो हमेशा कैसा बनता है, सीधा पिरामिड बनता है और हमेशा इस ऊपर के लेवल पर होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है किसका पिरामिड सीधा होगा, तो आप क्या टिक करेंगे, ऊर्जा यानी एनर्जी का पिरामिड सीधा होगा और हमेशा ऊपर होगा, और इसके साथ साथ हर लेवल पर 10% एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वे जीव डैश हैं जो मुख्य रूप से मृत कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। जो मरे हुए कार्बनिक पदार्थ है उनको खा जाते हैं, डेड मैटर को खाते हैं, वो क्या होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डेट्रोवायरस कहते हैं, डेट्रोवायरस बोलते हैं उन्हें, ठीक है। जो किसे खाएंगे, डेड मैटर को खाते हैं, वो क्या होते हैं, डेट्रोवायरस होते हैं। मतलब डेट्रोवायरस बोल दो, डेट्रोवायरस बोल दो, तो वो क्या होते हैं, डेट्रोवायरस होते हैं जो मरे हुए प्लांट्स को मरे हुए इंसेक्ट्स को या फिर कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। इसके बाद है इंसेक्टोवायरस। इंसेक्टोवायरस की बात कर लेते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है, तो इंसेक्ट को खाने वाले क्या होंगे हमारे पास में, इंसेक्टोवायरस होंगे। हर्ब यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, हर्ब बोल देते हैं। तो हर्ब यानी कि जो सिर्फ प्लांट्स को खाएंगे वो क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं।
कार्निवोरस होते हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, जो दूसरों का मांस खाते हैं, वो क्या होते हैं, हमेशा कार्निवोरस होते हैं। अगर हम ओमनीवोरस की बात कर लेते हैं तो ओमनीवोरस में के प्लांट्स होते हैं और इसके साथ साथ आपके एनिमल्स होते हैं। जैसे इंसान है, ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग क्या होता है, ओमनीवोरस में आता है, क्योंकि वो क्या खा सकता है, प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है। कार्निवोरस जैसे लॉयन है जो क्या खाता है, ओनली फ्लैश खाता है। हार्बीवोरस क्या होते हैं, ओनली प्लांट्स और इंसेक्टोवायरस जो सिर्फ इंसेक्ट्स को खाते हैं। आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। आहार जाल श्रृंखला में लक्कड़, बग्गा और गिद्ध क्या होते हैं, तो जो आपका गिद्ध जैसे जो बाज, गिद्ध, ये सब होते हैं, ये किस में, कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, स्क्वेंजर्स कहते हैं। ये भी याद रख लेना। अपघटनीय होते हैं, शायद इंग्लिश में इन्हें क्या बोलते हैं, हिंदी में इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट इंग्लिश में इन्हें हम स्क्वेंजर्स बोलते हैं। ठीक है ना। जो आहार जाल श्रृंखला होती है, जो हमारी फूड चेन होती है, उसमें जो ये गिद्ध होते हैं, बाज होते हैं, लक्कड़, बग्गा वगैरह, ये सब किसको जो भी खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम स्क्वेंजर्स कहते हैं। मतलब ये इन्हें हम किस नाम से जानेंगे, स्क्वेंजर्स के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर फूड चेन लिखी है मैंने। सबसे पहले प्लांट होता है, प्लांट ग्रास होते हैं, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास होपर खाता है। ग्रास होपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है। स्नेक को कौन खाता है, हॉक खाता है। हॉक को फंगी, और फंगी क्या होते हैं, डीकम्पोजर। ठीक है, तो ये याद रखना है। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर है, क्योंकि अपना खाना खुद से बना रहे हैं। और ये कौन से प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं प्रोड्यूसर के बाद, यानी कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इसके बाद में आते हैं। ओनली प्लांट्स खाएंगे। जैसे भी ये प्रोड्यूसर है तो कौन से नंबर के प्रोड्यूसर हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं तो ये क्या खाएंगे, ओनली प्लांट्स को खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं जो सेकंड नंबर पर आएंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाते हैं, मांसाहारी, जो सिर्फ क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी यहाँ पर प्रोड्यूसर्स हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डीकम्पोजर्स, यानी कि अपघटक की। अपघटक में कौन आते हैं, जैसे मृत सड़े जीवों को जो खाएंगे वो क्या होते हैं, अपघटक होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। स्क्वेंजर्स होते हैं जो जानवरों के मृत और सड़े हुए मांस को खाते हैं। तो ये याद रखना है। जो एनिमल्स, जैसे एनिमल बॉडी होती है, कई एनिमल्स होते हैं जो मर जाते हैं, लेकिन उनकी जो बॉडी है, उनका जो मांस है वो सड़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, स्क्वेंजर्स क्या करते हैं, उन्हें धीरे धीरे खाकर खत्म कर देते हैं। बिल्कुल उन्हें क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। फिर वो क्या होते हैं, बाद में मिट्टी में मिल जाते हैं, और फिर उन्हें जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो धीरे धीरे उन्हें डीकम्पोज कर देते हैं। तो वो किसकी श्रेणी में आते हैं, अपघटक की श्रेणी में आते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रोड्यूसर कौन होंगे, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाएंगे। सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, मांसभक्षी होते हैं। डीकम्पोजर क्या होते हैं, मृत सड़े जीवों को खाते हैं। स्क्वेंजर्स क्या होते हैं, जो जानवरों के मृत और सड़े हुए मांस को खाते हैं। इसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये मैंने इस तरीके से लिखे थे ताकि आपको ये आपके इसमें कंसेप्ट भी बनते जाए और आपको समझ में भी आता जाए। ठीक है, और यहाँ से ऐसे पढ़ने से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। अगर मान लो मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराती, इतना टाइम मैं आपका उससे लिखने में लगाती, तो मतलब ऑप्शंस लिखने में लगाती, उससे बेटर ये है कि आपके यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएं। ठीक है ना, आपके कंसेप्ट भी बन जाएंगे और आपके क्वेश्चंस भी इसमें देखो ज़्यादा ही कवर होंगे। अगर मान लो मैं ऑप्शन लिखती रहती तो आपके यहाँ से जो क्वेश्चंस है ना वो रह जाते। ठीक है, तो अब हम इसे पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक परितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाने वाली ऊर्जा का कितने % होता है। जैसे मान लो ये कोई पिरामिड है, जब हम इस लेवल से एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाते हैं तो कितना ट्रांसफर होता है, 10% एनर्जी जो है यहाँ पर क्या होती है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं 10% ऊर्जा जो है वो आगे की तरफ बढ़ती जाती है। किसी भी पोषी स्तर पर 10% ऊर्जा अगले स्तर पर क्या होती है, ट्रांसफर होती जाती है और शेष हीट के रूप में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो हर लेवल पर कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, और जो बाकी एनर्जी है वो क्या होती जाती है, यहाँ से मतलब नष्ट होती जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद 10% का नियम जो है, एनर्जी के 10% का नियम किसने दिया था, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और शायद कोई ऐसा एग्जाम रहा होगा जब इस एनर्जी की टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आया होगा, तो आपको ये अच्छे से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 10% का नियम। 10% का जो नियम है वो रेमंड लिंडमैन ने दिया था, और ये नियम जो है 1942 में दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है एक पिरामिड में एनर्जी का जो 10% एनर्जी का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये नियम दिया था
लिंडमैन ने, ठीक है। रेमंड लिंडमैन ने 1942 में इस नियम को दिया। पोषी स्तर पर ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी परितंत्र से होकर गुजरती है वही क्या होता है, 10% का नियम होता है। और ये किसके द्वारा दिया गया है, रेमंड लिंडमैन के द्वारा 1942 में। पोषी स्तर पर ऊर्जा की वो मात्रा जो एक इकोसिस्टम, जो एक परितंत्र से होकर गुजरती है, वो क्या होता है, 10% एनर्जी का नियम होता है, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में। अब यहाँ पर एक फूड चेन सी लिखी है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे जिसमें पूछा गया था कि बताइए इसमें से कौन सा जो है एक फूड चेन का एग्जाम्पल होगा। जैसे यहाँ पर लिखा था घास है, हिरण है, शेर है, मतलब इन तीनों में से डिफरेंट कौन सा होगा। तो घास जो जैसे हिरण है, हिरण जो है वो क्या नहीं खाएगी, शेर जो है, मतलब यहाँ पर घास जो है, घास बढ़ जाती है क्योंकि खाने के लिए हिरण नहीं होते, मतलब शेर की आबादी कम हो जाएगी। जो हिरण है वो क्या नहीं खाएगा, घास नहीं खाएगा, इसलिए जो है यहाँ पर ये लिखा है घास बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि घास को कौन नहीं खाएगी, हिरण नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, घास जो है वो बढ़ती जाएगी क्योंकि जो हिरण है वो क्या नहीं करेगा, घास को नहीं खाएगा। इस वजह से शेर की जो आबादी है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। घास बढ़ेगी, शेर की आबादी क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि इनको भी क्या नहीं मिलेगा, यहाँ फूड चेन इन सबकी क्या हो रही है, खत्म होती जाएगी। खाद्य श्रृंखला में अपघटक की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आपसे पूछा जाए जो फूड चेन होता है, खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें किसकी संख्या सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पर जो अपघटक होते हैं उनकी संख्या जो है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। जैसे इसमें बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा है। फंगी है, फंगी की संख्या सबसे ज्यादा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सूक्ष्म जीवी है जो हमें दिखाई नहीं देते, उनकी संख्या भी क्या है, यहाँ पर सबसे अधिक है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है फूड चेन में, किसी भी फूड चेन में किसकी श्रृंखला ज्यादा है, तो अपघटक की जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में किन दो गैसेस का मिश्रण अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब वायुमंडल में दो गैसेस का मिश्रण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा गया है, जैसे यहाँ पर अलग अलग क्या होती है, लेयर्स होती हैं। तो उन लेयर, जैसे यहाँ पर हमारा जो एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर में आपको पता है ऑक्सीजन और इसके साथ साथ नाइट्रोजन, ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये दो गैसेज है जो हमारे एटमोस्फियर में सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन जो है वो 78% के आसपास है। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लेयर्स लिखी हैं जो मैंने आपको कराई भी थी, लेकिन अगर आपसे यूनिवर्स पूछ लिया जाता है तो आपको हाइड्रोजन और इसके साथ साथ हीलियम गैस को टिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल की, हमारे एटमॉस्फेयर की बात नहीं हो रही है, यूनिवर्स की बात हो रही है। तो ये सारा मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी पढ़ा दिया था। अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्षोभ मंडल। ये जो क्षोभ मंडल है, यहाँ पर किसकी घटना होती है, मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो सभी कहाँ पर देखने को मिलेंगी, आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलेंगी। समताप मंडल की बात करते हैं तो समताप मंडल में आपके ओजोन लेयर होती है, ठीक है। आपसे पूछा जाए ओजोन लेयर जो है ना, 90% ओजोन लेयर किस में मिलेगी, समताप मंडल में मिलेगी। लेकिन अगर हम 10% ओजोन लेयर की बात करते हैं तो ये आपके क्षोभ मंडल में मिलती है, और यहाँ क्षोभ मंडल में ये ग्रीन हाउस गैसेस की तरह काम करती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन से मंडल में पाई जाती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस भी ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं, ठीक है। तो मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं सभी कहाँ हो रही हैं, क्षोभ मंडल में। समताप मंडल की जितनी भी घटनाएं हैं वो सब कहाँ हैं, ओजोन लेयर में। आयन मंडल की, आयनोस्फीयर की घटनाएं कहाँ पर है, ये रेडियो तरंगों को क्या कर रही हैं, परिवर्तित कर रही हैं। बाह्य मंडल की बात करेंगे तो बाह्य मंडल को हम क्या कहते हैं, उषा काल कहते हैं, ठीक है। तो ये रेडियो तरंगे जो वेव्स है ना, जैसे सैटेलाइट है, वेव्स है, वो सब किस में होता है, आयन मंडल में होता है। और अगर हम डोमेस्टिक फ्लाइट की बात करते हैं तो सभी समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। जैसे फ्लाइट्स वगैरह के लिए कौन सी लेयर इंपॉर्टेंट है, समताप मंडल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रख लेना है आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, खादीन को क्या कहते हैं, धोरा कहते हैं। यहाँ पर लिखा है इसके बाद, यह कृषि के लिए अपवाही जल का सिंचन करने के लिए बनाई गई एक क्या है, सरल संरचना है। तो आपसे पूछा जा सकता है खादीन क्या होता है, तो खादीन क्या है, ये कृषि के लिए ना, पहले जैसे मान लो जो अपवाह तंत्र है, जैसे सिंचाई वगैरह से रिलेटेड लगा सकते हैं, उसके लिए इसको बनाया गया था। इसको क्या कहते हैं, धोरा कहते हैं। खादीन क्या है, कृषि की भूमि पर जो बारिश का जल है उसका संग्रह करना ही क्या कहलाता था, खादीन कहलाता था। पहली बार 15वीं शताब्दी में पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के लिए इसको डिजाइन किया गया था। तो खादीन कहाँ की तरफ है, राजस्थान की तरफ बनाया गया था। और किस लिए इसका यूज किया गया, ताकि इस वर्षा के जल को संचय करके कृषि की जा सके, कृषि की भूमि पर इसको स्टोर किया गया था।
आ गया यहाँ तक का समझ में। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। स्थल मंडल में क्या क्या आता है। स्थल मंडल में यहाँ पर स्थल मंडल को हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। लिथोस्फीयर आएगा तो किससे रिलेटेड होगा, स्थल मंडल से। हाइड्रोस्फीयर अगर आता है तो हाइड्रो किसको शो करता है, वाटर को शो करता है। लेकिन अगर हाइड्रोस्फीयर की बात की जाती है तो हाइड्रोस्फीयर किससे रिलेटेड होगा, हमारे वाटर से रिलेटेड होगा। लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है, क्रस्ट है, और इसके साथ साथ क्या है यहाँ पर अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल होती है। ठीक है, क्रस्ट क्या होती है, जो अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर होती है उसे हम क्या कह देते हैं, क्रस्ट बोल देते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी की सबसे मोटी परत को क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे मोटी परत पृथ्वी की क्या है, मेंटल होती है, और ये 2890 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। सबसे ऊपरी परत पूछेगा तो क्या टिक करेंगे, क्रस्ट टिक करेंगे। लेकिन अगर सबसे मोटी परत पूछता है तो आपको क्या टिक करना है, मेंटल टिक करना है। लिथोस्फीयर किस किस से मिश्रण से बनी है, क्रस्ट एंड इसके साथ साथ क्रस्ट के साथ अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल से। ठीक है, तो लिथोस्फीयर में क्या आता है, क्रस्ट आती है, और इसके साथ साथ सॉलिड मेंटल लेयर आती है। हो गया यहाँ तक, आ गया समझ में। इसके बाद हम अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ को हम किस नाम से जानते हैं, ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अर्थ क्या है, हमारा ब्लू प्लैनेट है। टोटल वाटर कितना है अर्थ पर, 71% वाटर है। ठीक है, और 29% जो है द्वीपों में, महाद्वीपों में मिलता है। इसके बाद जलधाराओं में और नदियों में 0.001% वाटर है, और बर्फ का पानी कितना है, 2 यानी कि जो फ्रीजिंग जोन में पानी है वो कितना है, 2.01% है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। टोटल वाटर 71%, 29% किस में है, यहाँ पर महाद्वीपों में और द्वीपों में मिलता है। जलधाराओं में और नदियों में 0.001% के बराबर है, और जो फ्रीज्ड जोन में है, बर्फ के रूप में है, तो 2.05 है। जमीन में पानी के रिसने से भूजल फिर से भर जाता है, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिसाव कहते हैं। तो ये याद रख लेना है। जैसे भूजल होता है वो कई बार क्या होता है, जैसे जमीन में जो पानी है, पानी के रिसने से भूजल क्या होगा, धीरे धीरे अर्थ का जो वाटर है, यानी कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ के नीचे क्या पाया जाता है, भूजल पाया जाता है, और जब बारिश होती है धीरे धीरे रिस कर किस में चला जाता है, इस अर्थ में चला जाता है। तो ये ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, रिसाव कह देते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना है, इसे हम क्या बोल देते हैं, रिसाव बोल देते हैं। इसके बाद जलभृत, आपसे ये ऐसे पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि जलभृत क्या है। तो जलभृत की बात करेंगे तो जलभृत यहाँ पर चट्टान और तल का पिंड जो भूजल का जल धारण करता है वो क्या होता है, जलभृत होता है। तो जलभृत क्या है, जो चट्टानों का और भूमि के जल के पिंड का, जो चट्टान है और तल का पिंड जो है भूजल का जल धारण करता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन होता है, पौधों की पत्तियों से पानी का निकलना क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। इसके बाद अगर हम पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा, जैवमंडल की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होती है, जैवमंडल की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जैवमंडल में क्या आता है, जैसे एयर है, वाटर है और अर्थ है, इन तीनों का मिक्सचर क्या होती है, जैवमंडल कहलाता है। जहां पर एयर भी है, जहां पर वाटर भी है और जहां पर अर्थ भी है, तो ये सब मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, बायोस्फीयर का निर्माण कर रहे हैं और जैवमंडल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है एयर क्या है, गैस है, गैसों का मिश्रण है, ठीक है, या फिर कोई पार्टिकल है। ऐसे आपको कंफ्यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, गैसों का मिश्रण होती है। सबसे ऊपर पारिस्थितिक तंत्र किसका होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए इस पर। ठीक है, तो सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र किसका, ऊपर नहीं, सबसे जो स्थिर है यानी कि कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं होगा बहुत जल्दी, तो वो किसका होता है, समुद्र का होता है। ओशियन का जो इकोसिस्टम है वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होगा, वो कैसा माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। सबसे स्थिर अगर पूछा जाए तो सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र किसका है हमारे पास में, ओशियन का इकोसिस्टम जो है वो कैसा है, सबसे ज्यादा कांस्टेंट है। ठीक है, हो गया इतना लर्न, समझ में तो आ रहा है ना आपको यहाँ तक का, क्योंकि आज मैं कैमरे से नहीं पढ़ा रही हूँ और ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कैमरे से पढ़ाऊंगी तो थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो मैंने सोचा मैं आपको ऐसे ही पढ़ा देती हूँ। ठीक है ना, समझ में तो आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसका आंसर होगा समुंदर, ओशियन। ठीक है, अब आपसे टैगा, टुंड्रा इस तरीके के वनों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो टैगा जो वन है वो किस प्रकार का इकोसिस्टम है। अगर टैगा की बात की जाए तो टैगा आपके कैसे वन है, ये एक किस प्रकार का इकोसिस्टम है, तो ये छोटी प्रकार की झाड़ियां होती हैं, छोटी सी झाड़ियां होती है टैगा। ठीक है, जो बहुत ज्यादा ठंडे स्थान पर पाई जाती हैं, और ऐसे ही टुंड्रा भी होती है। इसके अलावा जैसे इन सीटू है और एक्स सीटू है। इन सीटू आपको पता है ऐसा स्थान होता है, एक नेचुरल स्थान होता है इन सीटू, जैसे पौधों
वृक्षों का, प्लांट्स का, एनिमल्स का, बर्ड्स का, जानवरों का एक ऐसा स्थान जो उनका नेचुरली घर होता है, वो क्या कहलाता है? इन सीटू कहलाता है। इसके अलावा होता है एक्स सीटू। एक्स सीटू जैसे जो उनका नेचुरल हैबिटेंट नहीं है, जिसको हमने एक रूप दे दिया, उनके घर के टाइप का आकार दे दिया है ताकि वो वहां पर क्या कर सके? सर्वाइव कर सके, रह सके। जैसे जू होता है, जू क्या है हमारे पास में? एक्स सीटू का एग्जाम्पल है। चिड़ियाघर है, क्योंकि चिड़ियाघर तो इंसान ने बनाया है, वहां पर पक्षियों पशुओं को लाकर वहां पर इकट्ठा किया, ठीक है, वहां पिंजड़ों वगैरह में रखा जाता है, तो ये कैसा है? उनका स्थान एक तरीके का एक्स सीटू का एग्जाम्पल है। बायोस्फीयर रिजर्व में मानव एक्टिविटी जो है वो कहाँ पर अलाउ होती है? ये भी इसके जोन होते हैं, अलग अलग जोन होते हैं, जैसे कोर जोन होता है, ठीक है, और एक मिडल जोन होता है, तो इसके एक आउटर जोन होता है, तो अलग अलग जोन होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के। उसमें ना ह्यूमन एक्टिविटी कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती है, जहाँ बिल्कुल भी आप कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते, जैसे पेड़ काटना, जाना, घूमना, ये सारी एक्टिविटी वहां पर क्या होंगी? बैन होंगी। तो बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमन एक्टिविटी कहाँ पर अलाउ है? ओनली मध्यवर्ती क्षेत्र में अलाउ है। जैसे ये बाहरी इलाका है, इसके बाद मिडल जोन है, ये कैसा है? कोर क्षेत्र है, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन होता है। तो ये जो मिडल क्षेत्र है, मध्यवर्ती इलाका है, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है। कोर क्षेत्र में अलाउ नहीं है, कोर क्षेत्र में आप कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते। इसके बाद एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे अब ये वर्मी कल्चर है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एस्टेट में पूछा गया था। तो वर्मी कल्चर किससे रिलेटेड होता है? वर्मी कल्चर रिलेटेड है कृमि पालने से, ठीक है, यानी कि जो वॉर्म्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे जो रेजिंग वॉर्म्स होंगे, कीड़े होंगे, उनसे रिलेटेड होती है। तो वॉर्म्स से रिलेटेड होगी, कृमि पालने से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वॉर्म से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा मैंने आपको कराया था। अर्थ समिट कब हुई थी, इसके साथ साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, ये सारा का सारा मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो वो 4 वीडियोज में सारा कंप्लीट है, ये जिसका मन करे ना देखने का वो देख सकता है। यहाँ पर भी मैं आपको एक्सप्लेन तो करती ही जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है द फर्स्ट अर्थ समिट, पहली अर्थ समिट कब हुई है? तो पहली अर्थ समिट आपकी होती है 1992 में, और ये कहाँ पर होती है? रियो डी जेनेरियो में होती है, ठीक है। तो रियो डी जेनेरियो में क्या होगी? द फर्स्ट अर्थ समिट होगी। एजेंडा 21 की बात करेंगे तो यूएन की क्या है? एक गैर बाध्यकारी परियोजना है, यानी कि इसको आपको मानना ही मतलब गैर बाध्यकारी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इसको बिल्कुल मानना है, गैर बाध्यकारी। अगर बाध्यकारी होती तो इसको सभी कंट्रीज को लागू करना पड़ता, ठीक है। तो अर्थ समिट क्या है? 1992 में होती है। कहाँ पर होती है? रियो डी जेनेरियो में होती है। इसके बाद एजेंडा 21 जो है, किससे रिलेटेड है आपका एजेंडा 21? ये रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, सस्टेनेबल गोल्स से, ठीक है, ताकि आप क्या कर सके? सस्टेनेबल गोल्स एक तरीके का ऐसा गोल है जिसमें आप फ्यूचर जनरेशन के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको थोड़ा, जैसे मान लो आप यूज तो उन्हें कर सकते हैं, जैसे अब आज के टाइम में लकड़ियां हैं, आप काट सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो आपने एक पेड़ काटा है तो उसकी जगह आपको 10 पेड़ उगाने हैं, ताकि आगे आने वाली जनरेशन जो है उसको इसमें कोई भी किसी तरीके की परेशानी ना हो। तो यही क्या है? एजेंडा 21 है। और ऐसे ही इसके तहत 21 टारगेट सेट किए गए हैं, कुछ गोल सेट किए गए हैं। नहीं सॉरी, इसमें 21 टारगेट नहीं है, तो 17 गोल्स हैं इसके। और ये किसके नाम से जाना जाता है? एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें ना टोटल गोल जो है वो 17 गोल्स जो हैं वो क्या किए गए हैं? इसमें 17 गोल्स को क्या रखा गया है? टारगेट रखा गया है कि हमें ये जो 17 गोल है उसको अचीव करना है। जैसे भूखमरी को खत्म करना है, हैप्पीनेस लानी है, शिक्षा लानी है, गरीबी मिटानी है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ गोल्स हैं और वो 17 गोल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट सम्मेलन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लो इस पर भी, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन कब होता है? 1972 में होता है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्वीडन में पहली बार इसकी क्या हुई थी? बैठक हुई थी। तो इसे किस नाम से जानते हैं हम? स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। पहली बैठक कहाँ होती है? स्वीडन में। रियो डी जेनेरियो में क्या होता है? अर्थ सम्मेलन होता है 1992 में, और ये क्या है? एजेंडा 21 से रिलेटेड है। एजेंडा 21 ही रिलेटेड है किससे? सस्टेनेबल गोल्स से। और 17 गोल्स उसमें क्या किए गए हैं? टारगेट रखे गए हैं। इसके बाद जोहान्सबर्ग सम्मेलन कब होता है? 2002 में होता है। अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में वाइल्ड एनिमल फरवरी 2020 के प्रवासी प्रजाति की 13वीं सम्मेलन का आयोजन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, करंट इश्यू से रिलेटेड है। तो अहमदाबाद में क्या किया गया? गुजरात के अहमदाबाद में वाइल्ड एनिमल्स जो होती हैं उनके लिए प्रवासी प्रजातियों का क्या था? 13 सम्मेलन था।
इसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की क्या थीम थी, गाइड द मैप। तो ये याद रख लेना है 2022 की थीम क्या थी, गाइड द मैप थी। 2023 की भी आप एक बार थीम चेक कर लेना कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसकी 2023 की थीम क्या थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, हम 5 जून को मनाते हैं। तो ये जितने भी एनवायरमेंटल डेज लिखे, मैंने आपको कहा था मैं आपको एनवायरमेंटल डेज बताऊंगी, तो जितने भी एनवायरमेंटल डेज लिखे इनको अच्छे से ध्यान से सुनना। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, 5 जून को होता है। आप सभी को पता है 5 जून को आप क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम वनों की बात करें, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की बात करें तो कब आता है, 20 मार्च को आता है। तो पहले क्या आएगा, वन आएंगे, वनों के बाद क्या आएगा, एनवायरमेंट आएगा। आप ऐसे याद रख लेना, वन है तभी हमारा एनवायरमेंट है। तो वन कब है, 20 मार्च को क्या है, वन दिवस है, विश्व वन दिवस है। और इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस है, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब है, 5 जून को है। इसके बाद है विश्व आवास दिवस। आवास दिवस क्या कब होता है, 3 अक्टूबर को होता है। विश्व ओजोन डे कब है, ओजोन दिवस हम कब बनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रत्येक वर्ष हम 16 सितंबर को किसके रूप में मनाते हैं, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद चिपको आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा लो चाहे इस पे, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, आपसे पूछा जा सकता है चिपको आंदोलन कब हुआ, 1973 में क्या होता है आपका, चिपको आंदोलन होता है। ये एक अहिंसक आंदोलन था, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ना पेड़ों से रिलेटेड था, एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। इसका उद्देश्य था उत्तराखंड में पेड़ों की सुरक्षा और संरक्षण करना। वनों के संरक्षण के लिए महिलाओं का एक सामूहिक एकीकरण था चिपको आंदोलन। सॉरी ये वाला है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका उद्देश्य क्या था, उत्तराखंड में जो पेड़ है ना उनकी क्या करना था, उनकी सुरक्षा करना था। इसके बाद ये जो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो किससे रिलेटेड थे, यहाँ पर ये वाला मैंने सही बताया, सॉरी 1 सेकेंड रुकिए। चिपको आंदोलन जो था ये किससे रिलेटेड था, यहाँ पर जो महिलाएं थी वो किससे चिपक गई थी, पेड़ों से चिपक गई थी, ताकि वहां के पेड़ों को काटा ना जा सके। तो इसी को हमने क्या नाम दिया, चिपको आंदोलन का नाम दिया। और कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। इसमें जितनी भी महिलाएं थी उनका एक सामूहिक संगठन था, ये सारी पेड़ों के साथ में चिपक गई थी, ठीक है। तो किस नाम से जाना जाने लगा, ये चिपको आंदोलन के नाम से 1973 में चिपको आंदोलन होता है। इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा किससे रिलेटेड थे, इन्हें ये भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाने के विरोध कर रहे थे और उसी से रिलेटेड थे। ये घटना कब होती है, मतलब 1981 में इनको पद्मश्री से क्या किया गया, सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण को नुकसान होने के लिए क्या किया था, कदम उठाया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा किससे रिलेटेड है, भागीरथी नदी पर जो बांध बन रहा था टिहरी बांध, उसके विरोध में थे, ठीक है। क्योंकि उससे अगर मान लो कहीं पर बांध बनता है, कुछ बनता है, पुल बनते हैं, तो वहां पर रहने वाली आबादी को नुकसान होता है, वहां का इकोसिस्टम बिगड़ता है। क्योंकि मान लो वहां पर वृक्ष होंगे, पेड़ होंगे, उनको काटना पड़ेगा, तभी इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो 1981 में इन्हें किससे सम्मानित किया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस गैसेस से अर्थ का टेम्परेचर। जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, आपसे पूछा जा सकता है ग्रीन हाउस गैसेस से अर्थ के टेम्परेचर में क्या फर्क पड़ता है। तो इससे आपके अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज ही होता है, ठीक है, सूर्य से आने वाली यूवी बी रेज से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, ओजोन लेयर जो है हमें कौन सी किरणों से बचाती है, सूर्य से आने वाली कौन सी हानिकारक किरणों से हमें ओजोन लेयर जो है हमारी सुरक्षा करती है। तो यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी ऐसे पूछा जाएगा। तो यूवी बी जो है उससे हमारी सुरक्षा क्या करती है, ये जो ओजोन लेयर है वो हमारी सुरक्षा करती है, क्योंकि यूवी ए जो है वो हमारे एटमोस्फेयर पर नहीं आ पाती, हमारे एटमोस्फेयर पर कौन से आती है, यूवी बी रेज आती हैं। और बी क्या होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, उसको कौन बचाती है, जो ओजोन लेयर है वो हमारी अर्थ पर आने से रोकती है। इससे क्या होता है, अगर मान लो ये ज्यादा हो जाएंगी, यूवी बी रेज जो है हमारे अर्थ पर ज्यादा आने लगेंगे, उससे में स्किन कैंसर का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। और ओजोन लेयर की जो मोटाई है वो किस में मापी जाती है, डबसन में मापी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर ओजोन लेयर जो है 200 डबसन से कम हो जाती है तो उसे किस नाम से जानते हैं, ओजोन होल के नाम से जानते हैं या ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद है भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि, यानी कि अर्थ का जो टेम्परेचर है उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि जो है वो कौन सी गैसों की वजह से होती है। तो आपको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, फिर CH4, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर SF6, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो हमारी जो अर्थ है उसके टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले नंबर पर, फिर CH4, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर SF6। ये आपके PYQ क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, एस्टेट में आया हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एसिड रेन का कारण बनती है, आपको पता होगा। इसी की वजह से आपके जो ताजमहल है उसका कलर क्या होता जा रहा है, येलो होता जा रहा है। इस वजह से उसे हम क्या कहते हैं, येलो स्टोन के नाम से जानते हैं।
CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। और इसके बाद CO क्या है, मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये क्या करती है, रक्त की ऑक्सीजन मतलब ब्लड जो है इसकी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में क्या कर देती है, कमी कर देती है। ठीक है, हमारे जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको अच्छे से नहीं जाने देती। इसके बाद CFC जो है, ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है, CFC से होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो है वो सबसे ज्यादा खतरा है किसे, यहाँ पर CFC से सबसे ज्यादा खतरा ओजोन लेयर को है। इसके बाद ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 1920 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का झरिया सबसे प्रदूषित है। आपसे ये पूछा जा सकता है, रिपोर्ट वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ग्रीन पीस इंडिया द्वारा 2020 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का झरिया जिला जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड एरिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो किससे रिलेटेड है। तो एक होता है आपका लंदन स्मोक, एक होता है लॉस एंजल्स स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक किससे रिलेटेड, आपके लॉस एंजल्स स्मोक से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। तो यहाँ पर क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक इज रिलेटेड टू लॉस एंजल्स स्मोक। इसके बाद जो प्रकाश संश्लेषण की बात कर लेते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो सबसे ज्यादा कौन से पौधे में पाया जाता है, पौधों के हरे भाग में जो है वो प्रकाश संश्लेषण होता है। आपसे पूछा जा सकता है क्या रूट्स में जो है वो प्रकाश संश्लेषण होगा या नहीं होगा। तो आप टिक नहीं इसको क्रॉस करेंगे, क्योंकि आपका जो प्रकाश संश्लेषण है वो ओनली जो प्लांट्स है, प्लांट्स की लीव्स में होगा, क्योंकि वो ज्यादातर ग्रीन होती है। या फिर जो प्लांट्स का ग्रीन पार्ट है उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। जो प्रोटीन है, प्रोटीन सबसे ज्यादा मछली में, यहाँ सॉरी इसको छोड़ देना, ऐसे ही लिखा है मैंने ये। इसके बाद है पादप कोशिका का भारी आवरण जो है, जो आपके प्लांट्स होता है, प्लांट्स के बाहर क्या पाई जाती है, एक सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना है, सेल वॉल ह्यूमन बींग्स में नहीं होती, सेल वॉल ओनली किस में पाई जाएगी, प्लांट्स में पाई जाएगी, पादप कोशिका में पाई जाएगी। इसके बाद गाइटर जो है, गाइटर रोग जो है आपने सुना होगा, गाइटर रोग जो है वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो इतना याद रख लेना है, किसकी कमी से होगा, ये आयोडीन की कमी से हमें क्या हो जाता है, गाइटर रोग हो जाता है। इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, घेंगा रोग कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपको भी याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना पकाने के लाइकेन वाला। लाइकेन जो है वो क्या होता है, शैवाल और कवक का क्या है, एक सहजीवी होता है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खाना पकाते समय कौन सा विटामिन है जो खत्म हो जाता है या नष्ट हो सकता है, जिसको अगर मान लो हम खाने को बहुत ज्यादा पका देते हैं तो उसमें से विटामिन C जो है ना वो क्या हो जाता है, उसमें से नष्ट हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद DNA की बात कर लेते हैं। इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है। पहली बात तो इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये तो जब हम 10th क्लास में होते थे तो साइंस की बुक में चैप्टर पढ़ते थे, तो ये आप ईवीएस से भी रिलेटेड हो सकता है। तो इसमें क्या लिखा है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो वॉटसन और क्रिक ने इसको खोजा था। तो आपसे इसका खोज पूछा जा सकता है कि इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज की है ये खोज की है इसकी वॉटसन ने और क्रिक ने। इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो डिजीज का क्वेश्चन है ना, ये भी आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, नॉर्मल कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। जैसे पीलिया है, पोलियो है, टाइफाइड है, तो ये किससे होते हैं, पीलिया, पोलियो, टाइफाइड किससे होते हैं, दूषित पानी से और दूषित भोजन से ये डिजीज हो जाती हैं। ठीक है, अनुवांशिकी के पिता अगर पूछे जाए तो अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेडल को हम किसके नाम से जानते हैं, अनुवांशिकी के फादर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ग्रेगर मेडल क्या है, अनुवांशिकी के पिता हैं। ग्रेगर मेडल ने किस पर खोज की थी, मटर के पौधे पर, मटर के दाने पर। इसके बाद है कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो क्या करती है, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर मैंने आपको CH4 भी बताया था, CO2 भी बताया था, नाइट्रस ऑक्साइड भी बताया था, N2 होगा और H2 नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है, यानी कि ऐसा इकोसिस्टम जिसको इंसान ने बनाया है, जो कृत्रिम है। कृत्रिम क्या होता है, जो मैन मेड होता है, नेचुरल होता है, जो नेचर ने हमें दिया है। तो इसमें तालाब होगा, जंगल होगा, घास का मैदान, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जंगल जो है वो क्या है, एक कृत्रिम पारिस्थितिक का उदाहरण है। ठीक है, इकोसिस्टम में पिरामिड की अवधारणा किसने दी है, एल्टन ने दी है।
टॉन्सले ने क्या दिया था, इकोसिस्टम वर्ड दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है इकोसिस्टम वर्ड का यूज किसने किया है, टॉन्सले ने किया है। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था ताजमहल को किससे खतरा है, सल्फर ऑक्साइड से खतरा है। ताजमहल को क्या लग रहा है, यहाँ पर मार्बल कैंसर हो रहा है, मार्बल स्टोन हो रहा है। अम्लीय वर्षा में भी क्या मिला होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है। और इसके साथ साथ वहां पर एक रिफाइनरी लगी हुई है इसके पास में, जिससे इसका कलर कैसा होता जा रहा है, येलो होता जा रहा है। ठीक है, तो इसे क्या हम किसके नाम से जानते हैं, मार्बल कैंसर के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मिनीमाता और फ्लोरोसिस। ये आगे मैंने सारी डिजीज लिखी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। मिनीमाता और फ्लोरोसिस क्या है, कार्बनिक पारा यौगिकों के कारण बनती है। यानी कि मिनीमाता और किसकी वजह से होती है, पारा वगैरह से क्या होता है, मिनीमाता डिजीज होती है। और फ्लोरोसिस से हमारे जो टीथ वगैरह है उसको प्रॉब्लम होती है। मिनीमाता डिजीज जो है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मिनीमाता डिजीज जो है, इसको सबसे पहले 1956 में जापान में देखा गया था। इसके बाद फ्लोराइड जो है, अभी मैंने ऊपर बताया था फ्लोरोसिस, इसके बाद फ्लोराइड जो है उसके अधिक सेवन से क्या होता है, हमारे जो दांत है ना वो ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसकी कमी से क्या होता है, ये किसकी कमी से ये डिजीज होती है। तो लास्ट में मैंने इस क्वेश्चन को इनके सारे पॉइंट जो है वो ऐड कर रखे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो क्वाशीकोर डिजीज है, ये किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से हो जाता है। इसके बाद ये तीनों डिजीज आपको याद रखनी है, मिनीमाता, फ्लोराइड और क्वाशीकोर। ठीक है, मिनीमाता डिजीज जो है वो 1956 में जापान में होती है। फ्लोराइड के अधिक सेवन से हमारे दांत प्रभावित हो जाते हैं। क्वाशीकोर से क्या होता है, क्वाशीकोर डिजीज जो है प्रोटीन की कमी से होता है। एनीमोमीटर क्या है, एनीमोमीटर होता है हवा की गति को मापता है, एयर की जो मोशन है उसको मापता है। सौर पैनल जो है वो किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस जो है ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाएगा, 22 मई को। क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। इसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी डे कहते हैं। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है आपका, 22 मई को होता है। ठीक है, 22 मई 1992 को इस स्थिति पर द अडेप्टेशन ऑफ द एग्रीमेंट के लिए नैरोबी सम्मेलन हुआ था। मतलब 22 मई को क्या हुआ, 22 मई 1992 को नैरोबी सम्मेलन होता है। और वो किससे रिलेटेड होता है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होता है। और तब से हम क्या मना रहे हैं, हमारे यहाँ पर 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2020 के थीम की बात कर लेते हैं। तो हमारे समाधान प्रकृति में इसका क्या रहा था, थीम रहा था। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है भूकंप मापी को हम क्या कहते हैं, सिस्मियोलॉजी कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, भूकंप मापी को क्या कहते हैं, सिस्मियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सिस्मियोलॉजी क्या होता है, भूकंप होता है। इसके बाद है तालाब में फिटकरी मिलाने से क्या होगा, हल्की मतलब तालाब में जब हम किसी भी कोई भी पानी है उसमें जब हमने फिटकरी मिलाई तो हम उसे क्या कहते हैं, हल्की निलंबित अशुद्धियों के अवसादन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटकरी। फिटकरी का फॉर्मूला होता है Al2SO4 318H2। इसे हम एल्यूमिनियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो तालाब में जब हम फिटकरी मिला देते हैं तो उससे उसकी जो अशुद्धियां हैं उनको क्या होता है, अवसादन हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसमें से क्वेश्चंस जो है वो हमेशा आते हैं और आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये रिसोर्सेस का टॉपिक है। जैसे नवीकरणीय को हम बोलते हैं रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, रिन्यूएबल होते हैं जो एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। और यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल होते हैं जिनका भंडार कैसा है, सीमित होगा। मतलब जो एक टाइम के बाद समाप्त नहीं होंगे वो होते हैं नवीकरणीय, जिनको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो बहुत जल्दी हमें अवेलेबल हो जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो बहुत जल्दी हमें पर्याप्त नहीं होंगे, जिनको बनने में लाखों वर्षों का समय लगा है। और आज अगर वो खत्म हो जाते हैं तो आगे भी उन्हें बनने में लाखों वर्षों का समय लगेगा। ठीक है, तो भी हम रिन्यूएबल के बारे में पढ़ लेते हैं। रिन्यूएबल को हम नॉन ट्रेडिशनल के नाम से भी जानते हैं, गैर परंपरागत है ये। ठीक है, इन्हीं का नाम क्या है, गैर परंपरागत, यानी कि जो ट्रेडिशन में नहीं है, जिनका हम यूज बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर नवीकरणीय है। यहाँ इसके एग्जाम्पल है जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, ज्वार ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। ये कैसे है, नॉन ट्रेडिशनल है। ये नॉन ट्रेडिशनल के क्या है, एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बात करते हैं तो इनका भंडार सीमित है और ये कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगे। और इनका यूज जो है वो आज के टाइम पर हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं, ट्रेडिशनल रिसोर्सेस, ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेस के नाम से भी हम इसे जानते हैं। यानी
कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ये इनमें कोयला आता है, पेट्रोलियम आएगा और प्राकृतिक गैस जो कि आपकी नेचुरल गैस है, सीएनजी है, इनका यूज क्या कर रहे हैं हम, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सौर मंडल में अब ये जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, इनका चैप्टर भी पूछा जा सकता है। तो प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। तो सौर मंडल में हरा ग्रह जो है वो किसे कहते हैं, अरुण को कहते हैं। और ये जो हरा कलर है वो किसकी वजह से होता है, मीथेन गैस की वजह से होता है। इस वजह से हम सौर मंडल का हरा ग्रह जो है वो किसे कहते हैं, अरुण को कहते हैं। वहीं पर अगर आपसे रेड प्लैनेट पूछा जाता है, लाल ग्रह पूछा जाता है, तो लाल ग्रह आपका मंगल है। फेरस ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, आयरन की मात्रा अधिक है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रेड कलर के स्पॉट किस पर है, धब्बे किस पर है रेड कलर के, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं, तो वो आपका बृहस्पति है। तो ये सारे याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना इनमें। सौर मंडल में हरा ग्रह अरुण है, लाल ग्रह आपका कौन सा है, लाल ग्रह मंगल है, लेकिन लाल रंग के धब्बे बृहस्पति पर है। और ये किसकी वजह से हरा रंग है, मिथेन की वजह से हरा रंग है। सौर मंडल में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यहाँ पर अरुण है। शनि की तरह इसमें क्या पाए जाते हैं, ऐसे सर्कल से पाए जाते हैं। आपको पता है शनि के पास 7 छल्ले हैं, ठीक है। शनि ग्रह ये ग्रह है और इसके चारों तरफ 7 रिंग्स बनी हुई है। वैसे ही छल्ले किसके पास है, अरुण के पास है। और अरुण ग्रह 3rd नंबर का बड़ा ग्रह है। इसकी खोज किसने की थी, 1781 में विलियम हर्शल ने अरुण ग्रह की क्या की, खोज की थी। इसके बाद बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति को हम इंग्लिश में जुपिटर कह देते हैं। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर है, बृहस्पति है। तो सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाएगा तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर है। इसके खुद के 92 सैटेलाइट है। जैसे अर्थ का एक सैटेलाइट है ना चंद्रमा, वैसे इसके बृहस्पति के कितने सैटेलाइट है, कितने उपग्रह हैं, 92 उपग्रह हैं। चंद्रमा और शुक्र के बाद में सबसे अधिक चमकीला अगर कोई है तो बृहस्पति है। वैसे चंद्रमा तो आपका ग्रह प्लैनेट नहीं है, लेकिन शुक्र आपका प्लैनेट है। प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा चमकीला कौन सा है, आपका शुक्र ग्रह जो है वो सबसे ज्यादा चमकीला है। और उसके बाद किसका नंबर आ जाता है, बृहस्पति का नंबर आता है। अब शनि की बात कर लेते हैं। शनि दूसरा बड़ा ग्रह है। 1st नंबर पर कौन सा था हमारा, बृहस्पति था, ठीक है। इसके बाद शनि कैसा है, 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 7 छल्ले पाए जाते हैं, यानी कि इसमें क्या है, 7 रिंग्स हैं। तो इस प्लैनेट में क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, शनि के चारों तरफ क्या पाई जाती है, ऐसे 7 रंग के छल्ले। और ये छल्ले किसके बने हुए हैं, जो धूल कण होते हैं, मिट्टी होती है, उनके बने हुए हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो आप क्या टिक करेंगे, टाइटन जो है वो क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, शनि का है। परिक्रमण काल की बात की जाए तो इसका परिक्रमण काल 295 ईयर्स है। यहाँ पर इसका परिक्रमण काल 295 डेज होगा, शायद ये ईयर्स तो नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर पृथ्वी की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी जो है ये कैसा है, मतलब 3rd नंबर पर आता है, बड़े में नहीं है ये, वैसे 3rd नंबर पर है, ठीक है। जब आप प्लैनेट्स की बात करेंगे तो पहले बुध होगा, फिर यहाँ पर शुक्र होगा, फिर अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ कौन से स्थान पर है, हमारे 3rd स्थान पर है। इसको हम क्या कह देते हैं, ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ये क्या है, सबसे घना ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है, यहाँ पर ऑक्सीजन पाया जाता है। और अर्थ डे हम कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 2 यानी कि 22 अप्रैल को हम क्या मनाएंगे, अर्थ डे मनाएंगे। और 22 मई को क्या मनाएंगे, बायोडाइवर्सिटी डे मनाएंगे। अभी बताया था मैंने आपको। 2020 में अर्थ डे का जो थीम है वो क्या रहा था, जलवायु कार्यवाही। इसके बाद पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया, 1970 में मनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम। चैंपियन ऑफ द अर्थ 2005 में शुरू हुआ था। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड देना कब स्टार्ट होता है, 2005 में स्टार्ट होता है, और ये UNEP के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके बाद 2018 में ये अवार्ड किसे मिला, मोदी जी को मिला है। और 2020 की बात करेंगे तो फ्रैंक बैनिमारामा को ये अवार्ड दिया गया। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड कब शुरू होते हैं, 2005 में। PM मोदी को 2018 में मिला। 2020 में अवार्ड फ्रैंक बैनिमारामा को मिला है। वन अनुसंधान सेंटर की बात करते हैं तो आपके जो वन अनुसंधान सेंटर है वो कहां पर है, देहरादून में है। इसके बाद सन का जन्म किससे माना जाता है, कौन सी उससे होता है, आकाशगंगा से, तो मिल्की वे से हुआ है। अगर यूनिवर्स के निर्माण की बात करेंगे तो यूनिवर्स का निर्माण बिग बैंग थ्योरी से हुआ है। रेड प्लैनेट कौन सा है, यहाँ पर मार्स है, ये मैंने अभी बताया था। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार प्लैनेट किसे कहते हैं, हम शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, ये मॉर्निंग स्टार है और इसके साथ साथ इवनिंग स्टार है, ठीक है। इसके बाद अगर डेड सी की बात कर लेते हैं, मृत सागर की बात करते हैं, तो यहाँ पर समुद्र जो महासागर से भी क्या है, ज्यादा खारा है, ठीक है। वो कैसा है, ये डेड सी है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लवण पाया जाता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नमक पाया
जाता है। अगर इंसान इसमें मान लो डूब जाता, डूबता तो नहीं है, अगर हम इसमें इस वाटर में जाएंगे तो इसके ऊपर क्या करने लगते हैं, ऐसे फ्लोट करने लगते हैं ऊपर, ठीक है ना, तैरते रहते हैं, डूबते नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसमें नमक पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स की यूनिट पूछी जा सकती है, तो न्यूटन, न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करेंगे तो ये क्या, एंटी एसिड है, ये हमारी बॉडी में जाकर एसिडिटी को क्या करता है, कम करता है। उसके बाद वायु दाब को किससे मापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मापा जाता है, तो उसको मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिसका नाम क्या है, बैरोमीटर, ठीक है। अगर मान लो आपने ये क्वेश्चंस पहले पढ़े भी हैं तो भी आप अब इनको अच्छे से टिक कर पाएंगे, क्योंकि इससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर झूम खेती जो है, ये आपको याद रखना है, जो भी हिली एरिया है ना, हिली रीजन है, वहां पर क्या की जाती है, झूम खेती की जाती है, ज्यादातर ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलती है। तो नागालैंड में क्या है, झूम खेती है, स्थानांतरण खेती है। स्थानांतरण खेती असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन एरिया में देखने को मिलेगी। यहाँ पर पहाड़ी ढलानों को काटकर इसकी प्राकृतिक वनस्पति को क्या कर दिया जाता है, साफ किया जाता है, फिर जो सामग्री इकट्ठी होती है वो सूख जाती है और इसको जला दिया जाता है, ठीक है। जलाकर फिर से दोबारा से इस पर वापस से ही क्या की जाती है, खेती की जाती है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, यानी कि जो सेल होती है उसका जो पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, कोशिका का ऊर्जा घर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और यहाँ पर एटीपी की बात की जाए, एटीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कीट भक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया भी था, ठीक है, इंसेक्टोवायरस वाला। विश्व वन दिवस की बात करते हैं, इंटरनेशनल वन डे की बात करेंगे तो 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, वन दिवस मनाया जाता है, अभी ऊपर बताया था मैंने। 2022 के थीम की बात करेंगे तो इसका 2022 का थीम क्या रहा था, वन और सतत उत्पादन और उपभोग, ठीक है। वनों का आप क्या करेंगे, सतत उपयोग करेंगे, यानी कि अगर हम ट्री काटते तो उसकी जगह 10 ट्री लगाएंगे और उनका अच्छे से उपभोग करना है। इसके बाद भूतापीय ऊर्जा की बात कर लेते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो भूतापीय ऊर्जा कैसी है, गैर पारंपरिक है, यानी कि नॉन ट्रेडिशनल है, और इसके साथ साथ कैसी है, रिन्यूएबल ऊर्जा एनर्जी है। भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, और कितने परसेंट ऑक्सीजन होता है, 47% ऑक्सीजन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और भूपर्पट्टी में क्या ज्यादा है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा है, लेकिन अगर यूनिवर्स की बात की जाए तो उसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है और सेकंड नंबर पर वहां पर हीलियम पाई जाती है। अभी मैंने आपको थोड़ी टाइम पहले ही बताया था, ठीक है। इसके बाद है विकासवाद के जनक किसे कहा जाता है, तो विकासवाद के जनक आपके चार्ल्स डार्विन है, इन्हें हम क्या कहते हैं, विकासवाद के जनक कहते हैं। 1858 में डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की थ्योरी किसने दी है, डार्विन ने दी है। तो डार्विन को क्या कहा जाता है, विकासवाद के जनक कहा जाता है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी एवोल्यूशन की, ठीक है, 1858 में। रेड रुधिर कब्रिस्तान, मतलब रेड ब्लड सेल्स जो होती है हमारी, उनका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लिन को कहा जाता है, क्योंकि स्प्लिन में या प्लीहा में जाकर हमारी रेड ब्लड सेल्स जो है वो क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद है पेयजल को शुद्ध करने के लिए, मान लो आपका कोई जो वाटर है उसको हमने शुद्ध करना है, उसके अशुद्धियों को दूर करना है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया जाता है, KMnO4 का सॉल्यूशन उसमें ऐड किया जाता है, जिससे कि पानी की अशुद्धियां क्या हो जाती है, ठीक हो जाती हैं। यह एक ऑक्सीकारी अभिकर्मक है, पानी के मतलब इसमें क्या किया जाता है, पानी के को शुद्ध करने के लिए ऑक्सीकारी अभिकर्मक का यूज किया जाता है। इसके बाद है गोबर गैस। गोबर गैस क्या होती है, CH4 को हम क्या कहते हैं, CH4 जो है मिथेन होता है, और ये क्या होती है आपकी गोबर गैस के नाम से हम इसे जानते हैं। तो CH4 किसके इक्वल है, मिथेन के इक्वल है। मिथेन क्या, CH4 है, यही गोबर गैस होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, परितंत्र यानी कि जो आपका इकोसिस्टम है उसमें जो एनर्जी का लेवल है 10% का जो नियम है वो किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। प्रत्येक स्तर पर 10% एनर्जी क्या होती जाती है, रिलीज होती जाती है, तो ये किसके द्वारा दिया, लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। फर्स्ट लेवल पर आपके 100% एनर्जी होती है। इसके बाद यहाँ पर
प्राथमिक लेवल पर 100%, फिर 10%, फिर 1%, फिर 0.1%, यानी कि 100% का कितना जाएगा 10%, फिर 10% का फिर 10%, फिर जो आंसर आएगा उसका 10%। तो ऐसे 10% एनर्जी रिलीज होगी। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह स्पष्ट रूप से कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा में होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, वर्ल्ड ओशियन डे। वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है, हमारा 8 जून को मनाया जाता है। इसका थीम क्या होता है, ज्वार बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ज्वार बदल रहे हैं। इसके बाद है खाद्य श्रृंखला में प्राइमरी लेवल पर क्या होते हैं, पौधे आते हैं, प्राइमरी लेवल पर क्या आएगा, प्लांट्स आएंगे। ठीक है, इसके बाद इसे क्या कहते हैं, उत्पादक या प्रोड्यूसर कहते हैं। फर्स्ट पोषी स्तर पर क्या आता है, खाद्य श्रृंखला में प्लांट्स आते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, शाकाहारी होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी है। दूसरे स्तर पर क्या आते हैं, सेकेंडरी उपभोक्ता आते हैं, इनमें छोटे मांसाहारी होंगे। और तृतीय उपभोक्ता कौन से होते हैं, बड़े मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। फर्स्ट लेवल पर क्या होंगे, शाकाहारी, सेकंड लेवल पर छोटे मांसाहारी, थर्ड लेवल पर बड़े मांसाहारी। एक खाद्य श्रृंखला में क्या क्या आते हैं, पक्षी आते हैं, हरे पौधे आते हैं, मछली आती है और मनुष्य होते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने वाले हानिकारक रसायन की सांद्रता किसमें सबसे ज्यादा होती है, ह्यूमन बींग्स में क्या होती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्तर, प्रत्येक पोषी स्तर पर क्या होता जाता है, इनकी सांद्रता जो है वो बढ़ती जाती है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपको अच्छे से याद रखना है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम कब शुरू होता है, 1986 में स्टार्ट होता है। यूनेस्को ने इसकी शुरुआत कब कर दी थी, 1971 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाने स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन भारत में ये 1986 में स्टार्ट होता है। बायोस्फीयर में आपके 3 जोन होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, एक कोर जोन है, एक बफर जोन है, एक मैनिपुलेशन जोन है। अगर भारत के पहले बायोस्फीयर की बात की जाए, जो कोर जोन होता है वो मोस्ट एक तरीके का डेंजरस जोन होता है, वहां पर परमिशन नहीं होती जाने की। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो नीलगिरी जो है वो भारत का क्या है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बाद नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे, जो नया बना है तो वो कौन सा है, पन्ना है। इसके बाद सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो कच्छ की खाड़ी गुजरात जो है वो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। छोटा जो है डिब्रूगढ़ असम का जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो सबसे छोटा है। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो कौन सा होगा, नीलगिरी है। ठीक है, सबसे बड़े रिजर्व की बात करते हैं तो कच्छ की खाड़ी गुजरात है। छोटे रिजर्व की बात करेंगे तो यहाँ पर डिब्रूगढ़ असम का जो है वो सबसे छोटा है। वन्यजीव संरक्षण में क्या आएगा, प्राकृतिक पर्यायवास में रहने वाले सभी प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी इंसेक्ट्स है, जितने भी मतलब जितने भी स्पीसीज है वो सब किस पे आती है, वन्यजीव संरक्षण में आती है। मच्छर जो है वो किस पे अंडे देते हैं, जो कांस्टेंट वाटर होता है, जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें क्या देते हैं, मच्छर अंडे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डिजीज लिखी है और वो किसकी वजह से फैलती है वो लिखा है, तो आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे हैजा है, हैजा को हम कोलेरा के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम मान लो हम अच्छा खाना नहीं खाते, अच्छा पानी नहीं पीते हैं तो उसकी वजह से हम हैजा के शिकार हो सकते हैं। आत्र जबर की बात करते हैं, टाइफाइड की बात करते हैं तो भोजन और जल जो है वो किससे रिलेटेड है, ये आत्र टाइफाइड से। हेपेटाइटिस क्या है, पीलिया है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये भी आपके यहाँ पर भोजन और जल से रिलेटेड है। इन्फ्लुएंजा हवा से हवा के कॉन्टेक्ट में होता है। टीबी भी हवा से हवा में होता है। मलेरिया मच्छर से होता है। टिटनेस जैसे आपको मान लो कुछ घाव हो गया है, कहीं से कट गया है, धूल या लोहे के संपर्क में आ गया तो आप टिटनेस का शिकार हो सकते हैं। पोलियो की बात करते हैं तो भोजन और जल से होगा। स्वाइन फ्लू हवा से हवा में होता है। ठीक है, इसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है। ठीक है, ये सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा खतरा किससे है, CFC से होता है। इसके बाद HFC से है। इसके साथ साथ ये हमें किससे बचाती है, UVB रेज से बचाती है। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, इससे आपका रिपीट हो रहा है। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ह्यूमन टेम्परेचर सुबह 4 बजे सबसे कम होगा और दोपहर के समय में सबसे ज्यादा होता है। 4 से 6 के बीच में सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होगा और सबसे कम कब होगा, सबसे निम्न कब होगा, जब हम सुबह होते हैं। सुबह 4 बजे क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम होता है।
ह्यूमन बॉडी में प्रचुर मात्रा में आपकी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जाती है 65%। इसके बाद जो कार्बन है, कार्बन आपके वजन की 18% होती है, तो कार्बन भी बहुत ज्यादा मात्रा में है। मानव शरीर में लगभग 60% पानी पाया जाता है। इसके बाद भारत की जलवायु की बात कर लेते हैं, तो हमारी जो इंडिया है उसकी जलवायु कैसी है, मानसूनी है। भारत में सबसे लंबी झील की बात की जाए तो केरला की वेम्बनाड झील जो है वो सबसे लंबी है। वर्मी कंपोस्ट जो एक तरीके की खाद होती है जो हमें केचुए से प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन जो है वो उसके लिए सल्फर और नाइट्रस के ऑक्साइड जो है वो ज्यादा मतलब एक तरीके से नुकसानदायक है, इनकी वजह से एसिड रेन होता है। सामान्य पीएच क्या होता है रेन का, एसिड रेन का सामान्य पीएच 5.6 होता है। वैसे तो रेन का पीएच 5.6 होगा, लेकिन अगर एसिड रेन की बात करेंगे तो 4.2 से 4.4 होता है। अब यहाँ पर कुछ कूड़ेदान के एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे नीला कूड़ादान है, जैसे ग्रीन कूड़ादान है, वो किसके लिए होते हैं, तो ब्लू कूड़ादान जो है प्लास्टिक के लिए होगा, मेटल्स के लिए, कांच के लिए। इसके बाद यहाँ पर ग्रीन कूड़ादान है प्लांट्स के लिए, रसोई घर के सामान के लिए, जंतुओं के कचरे के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है एमसीबीटी जो है ये मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट है। विश्व के सबसे बड़े सरीसृप चिड़ियाघरों में से क्या है, ये एक है, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। 2500 से अधिक सरीसृपों का क्या होता है, ये घर होता है। इसके बाद है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ये मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी है, ये पूछा गया है कि बताइए कौन से व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाएगा। तो यह पुरस्कार उन ग्रामीण समुदाय और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीवों की रक्षा और अत्यधिक साहस और समर्पण का क्या किया, प्रदर्शन किया। तो कौन सा पुरस्कार है आपका, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है। प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, पर्यावरण और वन मंत्रालय पुरस्कार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका यहाँ पर अब इसके बाद नेक्स्ट पुरस्कार लिखा है मैदिनी पुरस्कार। मैदिनी पुरस्कार ये साहित्य लेखन में दिया जाता है पर्यावरण से संबंधित विषयों पर। हिंदी के मूल पुस्तकों के लेखन को बढ़ावा देने के लिए मैदिनी पुरस्कार योजना शुरू की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में शुरू किया गया था। इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है जो पर्यावरण वगैरह में अच्छा काम करता है। सबसे पहली बार हमने पर्यावरण दिवस कब मनाया, 1972 में। इसकी घोषणा कब हुई थी, स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून को, ठीक है। तो 5 जून 1972 में हमने हमारा पहला क्या मनाया है, यहाँ पर पर्यावरण दिवस मनाया। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है मैंने, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाई जाती है। देखो बायोडाइवर्सिटी डे कब था, 22 मई को था। अब वेटलैंड डे की बात कर लेते हैं, 2 फरवरी को क्या बनाएंगे, वेटलैंड डे बनाएंगे। 3 मार्च को क्या मनाते हैं, वन्य जीव दिवस मनाते हैं, ठीक है। वन दिवस कब था, 21 मार्च को था। वैसे ही वन्य जीव कब है, 3 मार्च को है, ठीक है। 22 मार्च को क्या है, विश्व जल दिवस है। 8 जून की बात करेंगे तो 8 जून को क्या है, वर्ल्ड ओशियन डे है। 22 अप्रैल को क्या होता है, अर्थ डे होता है। ये यहाँ तक के सारे डेज याद रखने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून को, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, 3 मार्च को बनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस, 22 मार्च को क्या बनाते हैं, विश्व जल दिवस, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे, ठीक है। ये याद रख लेना है। इसके बाद अगर मान लो बारिश होती है तो बारिश को मापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, वर्षा मापी का, यानी कि रेन गेज का यूज करते हैं। एनर्जी, अब यहाँ पर पिरामिड, अब यहाँ पर किसका पिरामिड ऐसा है जो कभी भी उल्टा नहीं होगा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, इसका पिरामिड हमेशा ऊपर होता है, सीधा होता है। तो एनर्जी जो है उसका पिरामिड हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा, उल्टा नहीं होता कभी भी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज। अभी डिजीज का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अस्थमा है, अस्थमा किससे होता है, जैसे धूल है, मिट्टी है, धुआं है, कोहरा है, उसके कारण क्या हो जाता है, अस्थमा होता है। स्मोक जो है कोहरा और धुआंसा होता है। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रदूषणकारी गैस होती है। विनी माता डिजीज जो वो किससे होती है, पारा से हो जाती है। बोना ग्रह किससे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो बोना ग्रह वो प्लूटो था, 9th प्लैनेट था, लेकिन इसको बाद में 2006 के आसपास इसको इस श्रेणी से, प्लैनेट की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो प्लूटो क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। बुध जो है वो सबसे तेजी का ग्रह है, स्त्रीव ग्रह है। ये 88 डेज क्या होता है, इसका रिवोल्यूशन होता है, मतलब ये अपने चारों तरफ घूमता रहता है, तो 88 डेज होगा। शुक्र क्या है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। अब पूछेंगे बुध जो है वो सूर्य के सबसे पास में लगता है, फिर भी ये गर्म क्यों रही है, क्योंकि बुध का क्या रही है, एनवायरमेंट रही है, तो इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ठहर नहीं पाता, और इस वजह से शुक्र जो है उसे क्या कहते हैं, अब सबसे गर्म ग्रह कहते हैं।
मंगल को रेड प्लैनेट कहा जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है क्योंकि यहाँ पर रेड स्पॉट पाए जाते हैं। शनि के पास में 7 रिंग्स है। यूरेनस जो अपनी धुरी पर 90 डिग्री क्या है, झुका हुआ है। नेपच्यून को नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये सारा मैंने अभी आपको ऊपर भी समझाया है। उसके बाद वर्ल्ड ओजोन डे भी बताया था, ये कब होता है, 16 सितंबर को होता है। 1995 से हर साल बनाया जा रहा है। वन महोत्सव जो होता है जुलाई के महीने में होता है और पहले 1 से 7 जुलाई तक हम क्या बनाते हैं, वन महोत्सव डे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक का आ गया समझ में, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है जैव विविधता हॉटस्पॉट। इसमें क्या आता है, जैव विविधता के हमारे यहाँ पर 4 हॉटस्पॉट है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं विश्व से। W से आपका वेस्टर्न घाट है, I से इंडो सुडालैंड है। ठीक है, इंडो बर्मा रीजन हो गया, इंडो बर्मा रीजन है। S से सुडालैंड है और यहाँ पर H से आपका हिमालय रीजन है। ठीक है, तो ये याद रखना है। सुंदरवन वाला S वाला है। I से आपका इंडो बर्मा रीजन है या फिर इसको इंडो सुंडालैंड भी कहते हैं। और W से वेस्टर्न घाट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला नहीं आएगा आपका, ये याद रख लेना है। विश्व याद रखेंगे वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा रीजन, सुंदरबन और H से हिमालयास। तो 4 क्या है आपके हॉटस्पॉट है, जहां पर ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, जहां पर प्लांट्स की स्पीशीज ज्यादा है, जहां पर जो इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब की स्पीशीज ज्यादा है। वो किस में आता है, बायो यहाँ पर आएगा जैव विविधता में। बायोगैस और CNG का मुख्य घटक क्या होता है, ये मिथेन गैस इन दोनों में पाई जाती है। जो गिर गुजरात नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है, एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है, ये आप सभी जानते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है राजस्थान का रणथंबोर कहा जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 1993 में यहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर में इसको ऐड किया गया था, तो ये याद रख लेना है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क फेमस किसके लिए, व्हाइट टाइगर्स के लिए फेमस है। ये यहाँ इसे ऐड किसमें किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर में ऐड किया गया। फेमस किसके लिए है, ये व्हाइट टाइगर्स के लिए फेमस है। कहाँ का नेशनल पार्क है, राजस्थान के रणथंबोर का। अब हम काजीरंगा की बात करते हैं, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ये यहाँ पर बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद 1985 में यूनेस्को के द्वारा इसको किसमें शामिल कर दिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। यानी कि अब इसकी जो देखरेख है वो किसके द्वारा की जाती है, यूनेस्को के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बांदीपुर। ठीक है, बांदीपुर जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटक में है। इस 1974 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और 1973 में क्या स्टार्ट होता है, आपके टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। उसके बाद में कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं जिसमें किसको ऐड कर दिया गया, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर्स के तहत उनको स्थापित किया गया। तो उसमें से आपका जो बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक का, उसमें किससे शामिल किया, इसको किसमें शामिल किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर में। इसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं काजीरंगा पार्क की। तो काजीरंगा पार्क कहाँ है, सिक्किम में है। कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। 2016 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं विटामिन से रिलेटेड, और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है। अभी हमारे कुछ पेजेस रहते हैं, तो आप देख सकते हैं इतने पेजेस हमारे रहते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने अब अपने नोट्स ऐड कर दिए हैं जो आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं। और आपकी क्लास भी अब थोड़ी सी ही रहती है क्योंकि इसके बाद ज़्यादा कंटेंट नहीं है। इस पेज के बाद सारे वो मेरे नोट्स हैं जो आप पढ़ने वाले हैं, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम लाए थे। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर थे जो यहाँ तक के मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे के पेजेस भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लेना, भूलना मत। ठीक है ना, तो अभी स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट की वजह से इसे हम कोबोलोमिन के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे इसका साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है, तो आपको क्या टिक करना होगा, कोबोलामिन। ठीक है, कोबोलामिन किसका नेम है, B12 का, क्योंकि इसमें किसकी अधिकता है, कोबाल्ट की अधिकता है, इसीलिए इसे हम कोबोलेमिन के नाम से जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कौन से मंडल में होती है, तो ये आपके शोभ मंडल में होती है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरे टॉपिक को भी पढ़ा चुकी हूँ। तो शोभ मंडल में क्या पाया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग पाई जाती है। 10% ओजोन जो है वो किस में पाई जाएगी, शोभ मंडल में। 90% किस में होती है, समताप मंडल में होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वन्य जीव संरक्षण एक्ट। वन्य जीव संरक्षण एक्ट जो है ये कब आया था, आपका 1972 में आया। और इसी के बाद आपके देश में जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इन सब का निर्माण होने लगा। जैव विविधता एक्ट की बात की जाए, बायोडाइवर्सिटी एक्ट की
की बात की जाए तो ये आपका 2002 में आया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण एक्ट की बात करेंगे तो ये 1986 में आया है। तो ये तीनों ही एक्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो वन्य जीव संरक्षण की बात करेंगे तो कब होगा, ये 1972 में। जैव विविधता एक्ट की बात करेंगे तो 2002 में। वायु प्रदूषण रोकथाम की बात करते हैं तो ये 1987 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन संरक्षण एक्ट 19 वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो एक्ट है वो कब आया, 1987 में। इसके बाद वन संरक्षण एक्ट की बात करेंगे तो ये कब आता है, 1980 में आता है। जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण एक्ट 1974 की बात है, ठीक है। तो ये सारे एक्ट याद रखने हैं। वन्य जीव संरक्षण एक्ट पूछेगा तो 1972, जैव विविधता एक्ट पूछेगा तो 2002, पर्यावरण एक्ट पूछेगा तो 1986, वायु प्रदूषण पूछता है तो 1987, वन संरक्षण एक्ट की बात करेगा तो 1980 और जल प्रदूषण की बात करता है तो 1974 हो जाता है। तो यहाँ तक के जितने एक्ट है सारे याद रखने हैं, जितने एनवायरमेंटल डेज बताए हैं वो सभी याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडीजल, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको याद रखना है। बायोडीजल पारंपरिक या जीवाश्म डीजल के समान वैकल्पिक ईंधन है, ठीक है। तो ये जत्रोफा होता है, एक फ्लावर होता है, फूल वाला पौधा होता है, जो क्या काम करता है, इसको हम बायोडीजल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका जो तेल है वो किसकी तरह काम करेगा, बायोडीजल की तरह काम करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है बायोडीजल का एक अलग से वैकल्पिक जो स्रोत है वो क्या है, तो इसका जत्रोफा जो है वो इसका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि जत्रोफा क्या एक तरीके का फ्लावर है जिसका यूज किसमें किया जाता है, बायोडीजल बनाने में किया जाता है। अब लुप्त प्राय प्रजातियां जो होती है इसको किसमें रखा जाता है, रेड डेटा बुक की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। यानी कि ऐसी प्रजातियां जो बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं या फिर जो बहुत ज्यादा डेंजर में है, या एक दो प्रजातियां बची हुई हैं जो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगी, तो वो कौन सी होती हैं, लुप्त प्राय प्रजातियां होती हैं। इसको किस में रखा जाता है, रेड डेटा बुक में रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताऊंगी जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं वो। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब इकोलॉजी क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस होती है। बायोलॉजी प्लस ज्योग्राफी की शाखा होती है इकोलॉजी। इसमें जीव समुदाय और उसके वातावरण के साथ एक संबंध का क्या होता है, इसमें हम अध्ययन करते हैं। बायो प्लस ज्योग्राफी का क्या करते हैं, इसमें हम अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है प्रत्येक जीव किसमें रहता है, एक सुटेबल वातावरण में रहता है। अब सभी को पता है, आप भी एक किसी न किसी सुटेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं। इसके बाद इकोलॉजी जो है ये, इसका इंट्रोडक्शन किसने दिया था, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन कहे जाते हैं, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इकोसिस्टम का मतलब क्या है, किसने दिया था, ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इकोलॉजी जो है ये कैसा है, जर्मन भाषा का शब्द है। अर्नेस्ट हैकेल ने 1886 में इसका जो मतलब इसका इंट्रोडक्शन दिया, इसका परिचय दिया। तो फादर ऑफ इकोलॉजी पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे, अर्नेस्ट हैकेल को टिक कर देंगे। और 1886 में अर्नेस्ट हैकेल ने किसका कंसेप्ट दिया, इकोलॉजी का कंसेप्ट दिया है। इसलिए आपसे इकोलॉजी के फादर पूछे जाएंगे तो आप क्या टिक करेंगे, यहाँ पर अर्नेस्ट हैकेल टिक कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है, ऑकियंस का मतलब होता है प्लेस टू लिव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगो मीन्स होता है हम किसी चीज की स्टडी करेंगे। तो अब इकोसिस्टम जो है, अभी तो मैंने आपको इकोलॉजी बताया है, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम जो है वो उसका, ये इकोसिस्टम वर्ड जो है 1935 में इसको किसने डिफाइन किया है, टॉन्सले ने डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टॉन्सले इकोसिस्टम के फादर है और इसके साथ साथ अर्नेस्ट हैकेल इकोलॉजी के फादर हैं। उन्होंने इसका कंसेप्ट दिया था। इन्होंने क्या क्या बाद में इसको डिफाइन किया है इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम में प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं, जो विशेष क्षेत्र में रहते हैं। इसमें लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग दोनों ही शामिल हो सकते हैं। लिविंग में बायोटिक कंपोनेंट होंगे और नॉन लिविंग में अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ये मैं आपको आगे भी समझा चुकी हूँ। हर्बीवोरस के बारे में बता चुकी हूँ। प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस होंगे जो मांसाहारी होते हैं, जैसे भालू है, लॉयन है, भेड़िया है, बाघ, गिद्ध, चील, ये सब किसके एग्जाम्पल है, कार्निवोरस के। अब ये कुछ एनर्जी रिसोर्सेज है, जैसे कोयला है, इसके साथ साथ जैसे कौन से टाइप का कोयला अच्छा होता है, ये सारा भी लिखा है क्योंकि ये एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड टॉपिक है।
तो अगर कोल की बात करते हैं तो कोल क्या है, नेचुरल गैसेस होती हैं। इसमें क्या आता है, ये प्लांट्स और एनिमल्स के फॉर्म से बनता है। जैसे बहुत सालों से जो प्लांट और एनिमल थे वो अर्थ में डिकम्पोज होते गए और बाद में किसका रूप धारण कर लिया इन्होंने, मतलब एक तरीके से ये पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, इन सब का उससे निर्माण हुआ। तो ये मरीन लाइफ में भी पाए जाते हैं और वैसे भी पाए जाते हैं। तो इससे हम पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब चीज़ों का हमें प्राप्त हुए। इसके बाद फॉसिल फ्यूल्स जो है इन्हें हम हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूल्स में यूरेनियम 235 का यूज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरेनियम 235 का यूज किस में होता है, नेचुरल फ्यूल्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स में होता है। कोल की बात करते हैं तो कोल को हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैक कार्बन के नाम से जानते हैं। तो कोल क्या होता है आपका, जीवाश्म ईंधन होता है। ठीक है, तो कोल क्या होगा, जीवाश्म ईंधन होगा। इसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक कार्बन के नाम से जानते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और बहुत ज़्यादा हाई हीट इस पर पड़ी थी, तो इससे क्या, किसका निर्माण हो गया, कोल का निर्माण हो गया। और ग्राउंड के अंदर जो पौधे थे, एनिमल्स थे, डेड एनिमल्स थे, उनके ऊपर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा हीट पड़ी तो उससे क्या हुआ, कोल बना। इसका प्रोसेस क्या कहलाता है, कार्बोनाइजेशन कहलाता है। टाइप्स ऑफ कोल क्या होते हैं, अलग अलग टाइप का क्या होता है, यहाँ पर कोयला होता है। बेस्ट कोयला क्या होता है, मतलब अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से बेस्ट कोयला कौन सा है। तो जिस भी कोयले में ना कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी वो आपका बेस्ट क्वांटिटी का लोहा पाया जाएगा। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है पीट कोयला, फिर है लिग्नाइट कोयला, फिर बिटुमिन्स कोयला और इसके बाद है एंथ्रासाइट कोयला। पीट कोयले को ना हम कच्चे कोयले के नाम से भी जानते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मॉइस्चर पाया जाता है। तो कच्चा कोयला आपसे पूछा जाएगा जो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से कठोर नहीं है, जो बहुत ज़्यादा फ्रगाइल हो सकता है, तो उसे हम पीट कोयले के नाम से जानते हैं। और ये कैसा है, मॉइस्चर इसमें सबसे ज़्यादा है, हीट और प्रेशर के निर्माण से इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद है लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम भूरा कोयला भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लो सरफेस है इसका, तो भूरा कोयला आपसे पूछा जा सकता है। तो भूरा कोयला लिग्नाइट है। इसके बाद बिटुमिन्स की बात करते हैं तो बिटुमिन्स कोयला जो है वो आपका सॉफ्ट कोयला है। तो ये याद रख लेना है, ये कैसा है, सॉफ्ट कोयला है। इसके बाद अगर हम एंथ्रासाइट की बात करते हैं तो एंथ्रासाइट जो वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, क्योंकि एंथ्रासाइट में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है, कम नमी होती है और फ्रगाइल नहीं होता है, हार्ड होता है, तो इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो पेट्रोलियम जो है इसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसको पेट्रा प्लस ओलियम कहते हैं, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। तो पेट्रोलियम ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, खनिज तेल है और ये ग्राउंड से निकलता है। जो मैरीन लाइफ होती है, समुद्री जीव होते हैं, उनके अवशेषों से इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है लोहा। तो लोहे से जो डिजीज होती है उसका नाम होता है सिरोसिस। तो ये आपको याद रखना है, ये सारी डिजीज है ना, ये एग्जाम में पूछी जाती है और ये आपके इंपॉर्टेंट होती हैं और ये सारे PYQ बेस्ड है, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो लोहे से कौन सी डिजीज होगी, सिरोसिस होता है। इसके बाद तांबा जो है, तांबे से विल्सन रोग हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है आर्सेनिक, आर्सेनिक से होगा व्हाइट फुट। पारा की बात करते हैं तो पारा से मिनी माता डिजीज होती है, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। और कैडमियम की बात करते हैं तो कैडमियम से इटाई रोग हो जाता है। ये वाले जो है ये दोनों ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो तांबा से विल्सन, आर्सेनिक से व्हाइट फुट, पारा से मिनी माता, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम से इटाई डिजीज होती है। तो ये सारी आपको याद रख लेनी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हैवी मेटल्स की। हैवी मेटल्स वो होती है जिनका एटॉमिक जो नंबर है ना वो क्या होता है, ज़्यादा होता है 23 से, तो वो क्या होती है, हैवी मेटल्स होती हैं। ये बहुत ज़्यादा रोस्ट वाटर पॉल्यूटर होती है, इनसे ना जो पानी जो प्रदूषित होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्हीं से प्रदूषित होता है और ये साथ साथ हमारी जो ह्यूमन हेल्थ है उसको भी बुरे तरीके से प्रभावित करती हैं। इसके बाद में यहाँ पर कुछ मेटल्स हैं जिससे डिजीज जो अलग अलग डिजीज हैं वो फैलती हैं और हमारी जो बॉडी है उसको बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम से स्किन और इसके साथ साथ कैंसर की डिजीज होने का खतरा रहता है। तो स्किन, इससे अगर कैंसर का खतरा होगा तो कार्सियोजोनिक डिजीज हो जाती है इसकी वजह से। तो क्रोमियम से क्या होता है,
स्किन डिजीज होंगी, कैंसर डिजीज होंगी, कार्सियोजेनिक डिजीज होंगी। आर्सेनिक की बात कर लेते हैं। आर्सेनिक से स्किन और लंग्स की प्रॉब्लम होती है, तो लंग्स प्रॉब्लम और साथ साथ स्किन की प्रॉब्लम आर्सेनिक से होती है। ठीक है, मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज से न्यूमोनिया हो जाता है। निकेल की बात करते हैं तो स्किन प्लस लंग्स डिजीज होती है। ये इंपॉर्टेंट है, मरकरी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है। इसी की वजह से मिनी माता डिजीज होती है और इसी की वजह से इंसान जो है मेंटल रिटायर्ड रहता है, थोड़ा सुस्त रहता है। तो मरकरी को हम पारा कहते हैं, Hg कहते हैं। ठीक है, इसका जो अयस्क होता है उसे हम सिनेबार कहते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, मरकरी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इसके बाद अगर हम लेड की बात करें तो लेड से आपको एनीमिया, ब्रेन डिजीज, लीवर, किडनी डैमेज हो जाता है। अगर हम कैडमियम की बात करते हैं तो कैडमियम से आपके इटाई रोग हो जाता है। तो कैसा डिजीज होगा? इटाई होगा। इससे ना आपके जो जॉइंट्स हैं उसमें पेन रहने लगेगा। तो कैडमियम की कमी से कौन सी डिजीज होती है? इटाई। और पारा की वजह से क्या होता है? मिनी माता होता है। इसके साथ साथ ये रिप्रोडक्शन ऑर्गन सिस्टम, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको भी इफेक्ट करता है। इसके बाद है वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स। ये सारी पैथोजेनिक डिजीज होती है, यानी कि जो फैल जाती हैं, जिनसे बीमारियां फैलती हैं। ये सब क्या है? ये पैथोजेंस होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। इन सब से जैसे अलग अलग डिजीज होंगी, जैसे जॉन्डिस हो जाएगा, कॉलेरा, टाइफाइड, ये सब क्या होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज पैथोजन। तो जो बीमारियों को फैलाते हैं वो क्या है? पैथोजेंस है। इसके साथ साथ पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सी डिजीज हो जाती है? फ्लोरोसिस डिजीज हो जाती है। इसके साथ साथ इससे टिथ और बोन्स जो है वो हमारी खराब हो जाती है। माइज, अब आपसे पूछा जा सकता है माइज किसका इंडिकेटर है? तो माइज आपके फ्लोरीन पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। तो मक्का किसका होता है? यहाँ पर माइस को मक्का ही बोलते हैं। मक्का किसका इंडिकेटर है? फ्लोरीन पॉल्यूशन का। अगर वाटर में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सी डिजीज हो जाती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाती है। और ये सबसे जो छोटी बच्चे होते हैं ना, उन्हें ज्यादातर ये डिजीज होती है। ये मतलब इस डिजीज में क्या होता है? इसमें जो ब्लड का हीमोग्लोबिन है वो फंक्शन करना स्लो कर देता है, नॉन फंक्शनल ऑक्सीडाइज कर देगी। इसके बाद आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट डिजीज हो जाती है। ये फंगी और स्किन केयर को भी प्रभावित करता है, लंग्स और स्किन कैंसर को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर कुछ एक्ट है जो मैंने आपको पहले भी बताए थे और अब ये दोबारा से ऐड हो गए हैं। जल प्रदूषण निवारण एक्ट जो है ये कब आता है? जल प्रदूषण का एक्ट 1974 में आया है। वायु प्रदूषण 1981 में है। शायद मैंने आपको पहले 87 पढ़ा दिया था, तो 87 नहीं है, यहाँ पर 1981 होगा। तो वायु प्रदूषण निवारण एक्ट कब आया? 1981 में। अगर ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं तो ध्वनि प्रदूषण एक्ट कब आता है? 2000 में आता है। ठीक है, इसके बाद है आपके यहाँ पर रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था 1992 में, जिसे हम अर्थ सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसी के बाद में हम यहाँ पर जैसे इसके बाद अर्थ डे मनाने लगे इसके बाद से। और ये हम इसमें 2022 का जो थीम रहा था अर्थ डे का, वो रहा था हमारे ग्रह में निवेश करें। 2016 में क्या होता है? पेरिस समझौता होता है, जिसे हम COP26 के नाम से जानते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये कनाडा में हुआ था और ये ओजोन का कन्वेंशन था, यानी कि ओजोन लेयर से रिलेटेड था। 1987 में ये कन्वेंशन होता है। उसके बाद 16 सितंबर 2016 से हम क्या मना रहे हैं? प्रतिवर्ष ओजोन डे मनाते हैं। तो 16 सितंबर को क्या है? ओजोन दिवस है। इसके बाद है SWM रूल, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है ये कब आता है? 2016 में। इसके बाद ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल भी कब आता है? 2016 में आता है। ये सारे के सारे जो है ना ये किसके गाइडलाइंस के अंडर काम कर रहे हैं? जो आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसके तहत ये सभी रूल्स क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। बेसल कन्वेंशन की बात करते हैं तो बेसल कन्वेंशन कब होता है? 1992 में होता है। इससे क्या कहते हैं? बेसल कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मैंने आपको क्या क्या बताया यहाँ पर? जल प्रदूषण निवारण एक्ट बताया 1974 का, वायु प्रदूषण बताया 1981 का, ध्वनि प्रदूषण बताया है 2000 का। ठीक है, रियो डी जेनेरियो समिट कब होती है? 1992 में होती है। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है? 1987 में होता है। 16 सितंबर 2016 से हम क्या मना रहे हैं? पहली बार हमने क्या मनाया? ओजोन डे मनाया।
इसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल और ई वेस्ट मैनेजमेंट का रूल 2016 में आता है। इसी के ये किसके तहत गाइडलाइंस के अंडर काम कर रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2016 के अंडर काम कर रहे हैं। बेसल कन्वेंशन की बात करेंगे तो कब होता है, बेसल कन्वेंशन 1992 में होता है। इसके बाद वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अभी बताया था मैंने आपको 5 जून को होता है। 2022 का थीम रहा था ओनली वन अर्थ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आता है, 1972 में आता है। तो यहाँ तक का मैं ऐसे उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है ब्रुटलेट कमीशन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद ये है ब्रुटलेट कमीशन 1987 में आता है और ये किससे रिलेटेड, आपके सस्टेनेबल गोल्स जो हैं उनसे रिलेटेड है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रख लेना है। आपसे पूछा जाता है ब्रुटलेट आयोग की रिपोर्ट कब आई, तो 1987। इसके बाद रियो डी जेनेरियो कब आता है, 1992 में। ये वापस इसलिए लिखे हैं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ईयर्स है और ईयर्स हम भूल भी सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया है। 1992 में अर्थ समिट होती है। द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी, ये ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करना था, इसका उद्देश्य रिड्यूस करना था, कम करना था, ताकि ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है उसको कम किया जा सके। आपसे पूछा जाए ना नैरोबी कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है ये। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समिट, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो क्योटो प्रोटोकॉल पूछेगा तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ होता है, जापान में होता है। तो क्योटो शहर जो है वो जापान का शहर है। तो ये कन्वेंशन कहाँ होगा, 1997 में हुआ है। पेरिस समिट की बात करेंगे तो इसे COP21 के नाम से जाना जाता है। तो COP21 कब हुआ, 2015 में। और COP26 अभी रिसेंट में हुआ है। इसके बाद है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी पर कन्वेंशन कब होता है, 1992 में होता है। अर्थ समिट भी कब होता है, 1992 में होता है। इसके बाद है कार्टेजिना प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल कब होगा, 2000 में होगा। ठीक है, तो ये सारे याद रखने इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद यहाँ पर आईजी टारगेट जो है ये 20 टारगेट्स रखे गए थे, ये बस ऐसे ही रीड कर लेना। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड फंड देती है, तो ये क्या है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है। रामसर कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, इसके अंडर जो वेटलैंड साइट्स है उनको ऐड किया गया, जैसे आपके देश में कुछ आर्द्र भूमि है उनको ऐड किया गया। तो ये कब हुआ, 1971 में क्या होता है, रामसर कन्वेंशन होता है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए मैंने, क्वेश्चंस की फॉर्म में है ये। जब मैंने अपनी टीजीटी की प्रिपरेशन की थी तो ये आपके उस लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। क्या पता इसमें से आपके एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, तो आपको ये अच्छे से देख लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम किसका होगा, यहाँ पर जहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रजातियां हैं वो पाई जाएंगी, तो वो क्या है, ओशियन का जो इकोसिस्टम है वो सबसे बड़ा होता है। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम किसका है, ओशियन का है। इसके बाद अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम वर्ड जो है ये किसने दिया, यहाँ पर इकोसिस्टम जो वर्ड है वो टॉन्सले ने 1935 में दिया था। तो ये याद रखना है, मैंने अभी आपको बताया था इकोसिस्टम किसने दिया, और टॉन्सले ने 1935 में। और इकोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया था, अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। द गिवन एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें कितने ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, वो क्या होती है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। एक्चुअल प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो एक्चुअल प्लेस है उसे हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। इसके बाद है हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है, हाईएस्ट जो ट्रॉपिकल लेवल है वो किसका होगा, ऑमनीवोरस का होगा। ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल होता है। इसके बाद ड्राइविंग फोर्स इन इकोसिस्टम, सोलर एनर्जी, ये बस ये इसको मत पढ़ना। इसके बाद है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी आपको बेसिक भी पढ़ाया है। 10% लॉ ऑफ एनर्जी किसने दिया, मतलब 10% का जो नियम है वो किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, यहाँ पर 90% एनर्जी हर लेवल पर क्या होगी, कंज्यूम। यहाँ पर 10% एनर्जी क्या होती है, हर लेवल पर कंज्यूम होती जाती है। पहले पर कितनी होती है, 100 होती है, फिर 100 की 10% निकालेंगे तो 10 होगी, फिर 0.001, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। फूड चेन क्या करती है, यहाँ पर फूड चेन फ्रॉम ट्रॉपिक फ्यूल टू अनदर, मतलब हर लेवल पर जो एनर्जी लेवल है वो क्या होता है, यहाँ पर कंज्यूम होता जाता है। मैन क्या होते हैं, हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ट्रॉपिक 1 में क्या आता है, फर्स्ट लेवल पर ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट लेवल पर क्या आएंगे, ग्रीन प्लांट आएंगे। ग्रीन प्लांट को हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं, शॉर्ब कहते हैं। ठीक है, इसमें हर्बीवोरस होता है। एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है, हमेशा अपराइट होता है, यानी कि सीधा होता है, कभी भी उल्टा नहीं होता और हमेशा ऊपर की तरफ होगा। हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसका होता है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी स्नेक का होगा। ये भी मत पढ़ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। हिजार्ड प्लांट्स क्या होते हैं, हिजार्ड जो बहुत ज्यादा खतरा पैदा करने वाले हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये क्या होते हैं, इनका नाम है इस पौधे का नाम है
इक्लिप्स, ठीक है, ये याद रख लेना है। इसके बाद है इकोलॉजिकल नीच का कंसेप्ट किसने दिया था? ये कोई ये जो मतलब ये जो कंसेप्ट है वो ग्रीनेल ने दिया। कोई ऑर्गेनिज्म, फिजिकल, केमिकल, बायो कंडीशन जिससे उसका हेल्दी मतलब ऐसा एरिया होता है जिसमें वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, हेल्दी रिप्रोडक्शन हो जाए, उसकी लाइफ जो हो वो वहां पर वो उसे सर्वाइव कर सके। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन किसने दिया है? ये बिनेट ने दिया है। रिलेशन बिटवीन एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, इसके बाद ये है इकोलॉजी जो है वो परमानेंट इकोनॉमी होती है। ये किसने कहा था? ये रिलेटेड है सुंदरलाल बहुगुणा से, ठीक है। तो मोमेंट ये इससे रिलेटेड है सुंदरलाल बहुगुणा के मोमेंट से। इसके बाद चिपको आंदोलन जो है 1973 में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के समय में हुआ था। अर्थ पर अगर लार्जेस्ट इकोसिस्टम पूछेगा तो हाइड्रोस्फीयर, और वैसे अगर लार्जेस्ट इकोसिस्टम पूछता है तो वो किसका होता है? ओशियन का होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। ब्लू कार्बन जो है वह कार्बन जो ओशियन और कोस्टल एरिया में है उसे क्या कहते हैं? ब्लू कार्बन कहते हैं। एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट गवर्नमेंट यूज करती है उसे क्या कहते हैं? इको मार्क कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगा होता है? एक इको मार्क लगा होता है, तो वो कैसा होता है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आता है? 1986 में आता है। एयर का कब आता है? 1981 में आता है। बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है ये वॉल्टर जी रोजन ने दी है। एक्ट का पास होता है 2002 में होता है। हेडक्वार्टर क्या है इसका? चेन्नई है। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी डे मैंने आपको बताया था 22 मई को मनाया जाता है। इंडिया लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी रिड्यूस करेगा 2030 तक। इसके बाद है रेड डेटा बुक, मैंने आपको बताया था ऐसी प्रजातियां जो किसमें है? खतरे में है, तो ये याद रख लेना है। इसके बाद है टोटल बायोस्फीयर्स कितने? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इंडिया में टोटल बायोस्फीयर्स कितने हैं? बायोस्फीयर 18 हैं। 12 किसके अंडर आते हैं? ये यूनेस्को के अंडर आते हैं। 6 हमारा इंडिया संभालता है इसको टोटली। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या इक्वेटर पर क्या होती है? सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से हटकर पोल्स की तरफ जाने लगते हैं तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और पोल्स पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होती है? 0 होती है। बायोडाइवर्सिटी चेंज कहाँ होती है? इंक्रीज होगी कहाँ से? इक्वेटर से लेकर, मतलब अगर हम पोल से नीचे की तरफ आ रहे हैं इक्वेटर की तरफ तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाती है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है? तो पेनेंटल वेटलैंड है, साउथ अमेरिका ब्राजील में है। फ्रेश वाटर वेटलैंड है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी है? तो 75 रामसर साइट्स हमारे इंडिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोरल ब्लीचिंग का मेन फैक्टर क्या है? राइज टेम्परेचर। जो कोरल होती है जैसे समुंदर है, समुंदर में क्या होती है? कोरल होती है, तो वो क्या करती है? समुंदर के टेम्परेचर को इंक्रीज करती रहती है। इसके बाद अगर सबसे बड़ी रामसर साइट की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में सुंदरवन जो है वो क्या है? सबसे बड़ी जो रामसर साइट है। और टोटल रामसर साइट्स कितनी है? 75 है, ठीक है। और सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कौन सी स्टेट में है? तो वो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। थीम ऑफ वेटलैंड का वेटलैंड रिस्टोरेशन थीम था। वेटलैंड डे हमने कब से मनाना शुरू किया? 2 फरवरी 1971। इसके बाद हमारे पास में मैंने आपको बताया था एसडीजी गोल कितने हैं? 17 है। तो इसको बस एक बार रीड करा देती हूँ, शायद आपके एग्जाम में कुछ आ जाए। तो सबसे पहला क्या होगा? नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी नहीं होगी। गरीबी नहीं है तो फिर क्या नहीं होगा? हमारे पास कोई भी हंगर नहीं होगा, भूखमरी नहीं होगी। उसके बाद हम वेलबींग, अच्छी लाइफ जिएंगे। इसके बाद 4th नंबर पर एजुकेशन अच्छी होगी। इसके बाद 5th नंबर पर जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। नंबर 6 पर क्लीन वाटर की बात करता है। नंबर 7 पर टॉयलेट और अफोर्डेबल होगा, क्लीन होगा। इसके बाद में वर्क अच्छा मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंट्री की। इसके बाद इंडस्ट्रीज होंगी, रिड्यूस इनइक्वालिटी होगा, सस्टेनेबल सिटीज होंगी, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन होगा, क्लाइमेट एक्शंस, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। बिलो वाटर जो समुद्री जीवों की लाइफ है वो कैसी होगी, लैंड पर लाइफ कैसी होगी। इसके बाद जो पीस है, पीस होगा, जस्टिस होगा, पार्टनरशिप होगी इन गोल्स में, ठीक है। तो ये 17 गोल्स है, इसको एक बार रीड कर लेना बस आप। इसके बाद थोड़ा सा एक ही लास्ट पॉइंट रह गया हमारा 36। हमारे यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए टोटल हॉटस्पॉट कितने हैं तो टोटल 36 हॉटस्पॉट्स है। हॉटेस्ट ऑफ द हॉटस्पॉट्स यहाँ पर 10 है। इसके बाद ये जो 2.5% है ये विश्व के भूभाग का मात्र 2.5% है। इसके अलावा 4 हॉटस्पॉट हमारे भारत में है और टोटल इंडिया में कितने हैं? 36 हॉटस्पॉट है। इनमें 60% प्रजातियों को संरक्षण देते हैं ये हॉटस्पॉट, ठीक है। इसके बाद 15 ऑफ बिल की श्रेणी में आते हैं, आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास जो है वो आपकी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। ये आपके लिए जरूर यूजफुल रहने वाली है।
और इसमें से क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो सीटेट बेस आए चाहे वो एचटेट बेस आए, कैसे भी किसी भी बेस पर आते हैं तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। तो इस क्लास को जरूर से जरूर देख लेना, जितना हो सके क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल या परसों तक मैं आपको हरियाणा की हिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगी, तो आपका मोस्ट ऑफ सिलेबस जितना मैंने आपको बोला था वो सारा कवर करा दिया है, ठीक है। अब आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो गई होगी और आपका कोई टॉपिक भी नहीं रहा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।